नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय व्यापारियों का आगमन और इसमें हम पुर्तगाली और डच को पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंग्रेज व्यापारियों को, कि अंग्रेज व्यापारी किस तरह से भारत में आए, उनकी कंपनी वगैरह इसके बारे में। तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ आई उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सफल रहा है तो वो अंग्रेज रहे। और अंग्रेज भारत में जब आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफन था, जो कि पादरी के रूप में आया था और ये पुर्तगालियों के साथ में आया था। 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी में आया था गोवा में। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज नागरिक कौन था, तो थॉमस स्टीफन। थॉमस स्टीफेंस ये पादरी था। जो दूसरा अंग्रेज नागरिक आया था, जो व्यापारी था, वो रॉल्फ फिंच था। तो अगर अंग्रेज व्यापारी की बात करें, ये तो था पादरी। रॉल्फ फिंच ये व्यापारी था और थॉमस स्टीवन पादरी था। और जो रॉल्फ फिंच है ये 1588 से लेकर 1591 तक भारत में रहा और आगरा, फतेहपुर सीकरी इस क्षेत्र में घूमा। और रॉल्फ फिंच ने लिखा है कि जो आगरा और फतेहपुर सीकरी है, ये दोनों लंदन से भी बड़े शहर हैं और अकबर के दरबार में रहा ये। और यहाँ से इसने सूरत में व्यापार करने का जो अनुमति है, फरमान प्राप्त करने का इसने प्रयास किया था। तो अकबर के दरबार में आने वाला अगर पहला अंग्रेज व्यापारी है तो ये रॉल्फ फिंच ही होगा। तो इसका ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, तो रॉल्फ फिंच। भारत आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक व्यापारी के रूप में, तो रॉल्फ फिंच। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक अगर पूछ ले, थॉमस स्टीफेंस, ये पादरी के रूप में आया था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो पहला नागरिक पूछ ले तो स्टीफन आएगा, थॉमस स्टीफन। और पहला अंग्रेज व्यापारी अगर आ जाए तो रॉल्फ फिंच आएगा। भारत को अंग्रेजों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई, तो 1578 में पुर्तगाली जहाज से भारत से कुछ मसाले वगैरह लेकर के लिस्बन की तरफ जा रहे थे। लिस्बन क्या है? ये पुर्तगाल की राजधानी है। तो रास्ते में एक अंग्रेज समुद्री डाकू था, वो अंग्रेज नाविक जिसका नाम सर ड्रेक, अब डाकू को भी सर की उपाधि मिली हुई थी, ड्रेक उसका नाम था। उसने उस जहाज को लूटा और यहाँ से अंग्रेजों को पता चला कि भारत से हमें क्या क्या मिल सकता है, भारत में कितनी समृद्धि है, क्योंकि वो यहाँ से मसाले, काली मिर्च वगैरह ये सामान लेके गए थे। तो अंग्रेजों को इससे पता चला कि भारत कितना समृद्ध है। और फिर इसके बाद 1588 में अंग्रेजों ने जो स्पेन और पुर्तगाल का जो जली बेड़ा था, हमने कल की क्लास में देखा था कि जो अरमेड़ा जिसको बोलते हैं, उसको पराजित कर दिया था। तो जो स्पेन और पुर्तगाल की शक्ति थी वो एक तरह से कमज़ोर हो गई और अंग्रेजों की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। जलीय क्षेत्र में अगर देखा जाए समुद्र में, तो अंग्रेजी शक्ति मजबूत हो गई। और पहले माना जाता था कि पुर्तगाल और स्पेन की सेना को समुद्र में नहीं हराया जा सकता था, लेकिन 1588 में अंग्रेजों ने उनको हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों को पता चला कि भारत इतना समृद्ध है और पुर्तगाल और स्पेन की सेना को वो हरा ही चुके थे। फिर वो भारत की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने भारत में व्यापार करने का निर्णय लिया। स्थल मार्ग से अगर भारत आने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक की बात करेंगे तो 1599 में आया था जॉन मिल्डन हॉल। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक कौन था, तो जॉन मिल्डन हॉल था। 1599 में भारत आया था और 1603 ईस्वी में वो आगरा पहुंचा था। 7 साल तक लगभग वो भारत में रहा और उसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की उसने। लेकिन जब अंग्रेजों को व्यवस्थित व्यापारी के रूप में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ, वो 24 सितंबर 1599 के दिन, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और उसका नाम उस टाइम पे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, इस नाम से उसको स्थापित किया गया था। और इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी से अनुमति प्राप्त हुई, पूर्व के साथ या भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। और 15 वर्षों के लिए उनको एकाधिकार दिया गया है कि सिर्फ आप ही भारत से व्यापार करेंगे।
फिर बाद में 1609 में जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के बढ़ा दिया कि आप अनलिमिटेड समय तक आप भारत से व्यापार कर सकते हो। और ये जो अनिश्चित काल वाला जो प्रावधान था, इसको अगर कभी समाप्त किया जाएगा तो उससे पहले 2 साल की आपको पहले से सूचना दी जाएगी। मतलब 2 साल पहले आपको सूचित किया जाएगा कि आपका जो एकाधिकार है व्यापार का वो समाप्त किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक लिवेंट नाम की कंपनी थी, उसको 1593 में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था भारत से या पूर्वी देशों से व्यापार करने का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था और इसमें 217 पार्टनर थे, साझेदार थे इस कंपनी में। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसका जो मोटो था या उसका जो ध्येय वाक्य कह सकते हो या नारा कह सकते हो कि भूभाग नहीं व्यापार, इस उद्देश्य से वो भारत में आए थे कि हमें व्यापार करना है, हमें आपकी भूमि से या राज्य से कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके राज्य में। फिर 1833 ईस्वी में एक एक्ट के द्वारा कंपनी को जो नाम था इतना लंबा चौड़ा, उसको शॉर्ट नाम करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। सरकारी हैसियत से भारत में आने वाला जो अंग्रेज था, पहला अंग्रेज, ये तो सब निजी स्तर पर आए थे, कोई व्यापार करने के उद्देश्य से और कोई किस काम से आए थे। लेकिन जो सरकारी अधिकारी के रूप में आए थे, हालांकि आए थे वो व्यापार के लिए, तो सरकारी हैसियत से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो कैप्टन विलियम हॉकिंस, या उसको कैप्टन हॉकिंस भी बोलते हैं। उसका पूरा नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस ध्यान रखना है आपको। ये पहला सरकारी हैसियत से भारत आया था और जिस जहाज़ से ये आया था उसका नाम हेक्टर था। हेक्टर जहाज़ से ये आया था 24 अगस्त 1608 में आया था। और इसी के काफिले में एक रेड ड्रैगन जहाज़ भी था जो इससे पहले भारत आ चुका था, लेकिन वो भारत की मुख्य भूमि तक नहीं आया था। वो अंडमान निकोबार होकर ने इंडोनेशिया, सुमात्रा उस तरफ निकल चुका था। लेकिन वो जो रेड ड्रैगन जहाज़ था वो इससे पहले हिंद महासागर में आ चुका था। लेकिन इस बेड़े का जो मुख्य जहाज़ था वो हेक्टर था। हेक्टर जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस भारत आया था और सरकारी हैसियत से आने वाला पहला अंग्रेज था। और 1608 ईस्वी में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था और अपने साथ में वो जो ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम, उसका एक पत्र भी लाया था, सरकारी पत्र, जो मुग़ल बादशाह के लिए लिखा गया था। और उस टाइम पे मुग़ल बादशाह जहांगीर थे, तो जहांगीर के लिए जेम्स प्रथम का एक तरह से कह सकते हो कि सरकारी पत्र, जो कि कंपनी के लिए व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे वो, तो जेम्स प्रथम का एक पत्र भी साथ में लाए थे। और जो कैप्टन हॉकिंस है वो फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था और जब वो जहांगीर से मिला तो उसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की, तो इससे जहांगीर बहुत खुश हो गया और जहांगीर ने खुश होकर के कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया है। मनसब क्या होता है, जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तब देखेंगे। मनसबदारी व्यवस्था ये एक प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी, ये उस समय पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि 400 का मनसब दिया था और एक जागीर प्रदान की थी और साथ में उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान या फिरंगी खान। और फिर इसने यहीं पे भारत में ही मरियम खान नाम की एक अमेरिकी ईसाई महिला से विवाह भी कर लिया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने और बसने की अनुमति दी थी, लेकिन उस अनुमति का पुर्तगालियों ने विरोध किया। और जब जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी तो 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। हालांकि ये जो अनुमति थी ये बाद में रद्द कर दी गई थी और अंग्रेजों को सूरत छोड़ने का आदेश भी दिया गया था पुर्तगाली व्यापारियों के विरोध के कारण। फिर बाद में कुछ इनका समझौता होता है, तो एक कैप्टन बेस्ट नाम का एक अधिकारी था, उसको 2 अंग्रेजी जहाज़ों के साथ सूरत में रहने की अनुमति मिल जाती है। एक मिडलेटान नाम का एक अंग्रेज है जो हेकिंस के बाद में आता है 1611 ईस्वी में। वो पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद सूरत में अपना जहाज़ उतारने में सफल हो जाता है और नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। मतलब नवंबर 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट नेतृत्व करता है और इस लड़ाई को सवाली हाल की लड़ाई बोलते हैं, सवाली हाल या सोली हाल। इसमें पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। सवाली हाल की लड़ाई, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है कैप्टन बेस्ट और ये पुर्तगाली सेना को पराजित कर देते हैं। तो इससे जो भारतीय लोग थे उनमें ये संदेश गया कि पुर्तगाली अंग्रेजों से कमज़ोर है और जो अंग्रेज थे उनकी मुगल दरबार में
प्रतिष्ठा या दबदबा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुर्तगालियों को भारत में हरा दिया। हालांकि इससे पहले भी वो हरा चुके, लेकिन ये भारतीयों के सामने की बात है कि इनके सामने इन्होंने इनको हरा दिया। तो अंग्रेजों द्वारा जब पुर्तगाली बेड़ों को पराजित किया गया, उसके बाद 6 फरवरी 1613 में जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। और ये जो व्यापारिक कोठी थी, ये टॉमस एल्डवर्थ के कंट्रोल में थी। इसके बाद आते हैं सर टॉमस रो। ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आते हैं और 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचते हैं। और जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर में इनकी मुलाकात होती है और यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहता है टॉमस रो। इसी दौरान उसने मुगल सम्राट से मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त की। तो जो कैप्टन हॉकिंस को जो अनुमति प्राप्त हुई थी, वो तो उस समय रद्द कर दी गई थी। फिर इनकी अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की लड़ाई हुई। उसके बाद इनका जो वो अनुमति का फरमान था, वो अधोगति में ही था। तो जब टॉमस रो आया, उस समय इनको व्यवस्थित रूप से अनुमति प्राप्त हुई। टॉमस रो की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। पहला कारखाना था मुसलीपट्टनम और एक पेटापुल्ली, ये 1611 में स्थापित किया जाता है। तो अगर भारत में अंग्रेजों की प्रथम अनुमति प्राप्त या वैधानिक फैक्ट्री की अगर बात करें तो मुसलीपट्टनम में, और पहली फैक्ट्री की अगर बात करें तो सूरत में है। क्योंकि जो सूरत की फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी या जो सूरत में जो व्यापारिक कोठी स्थापित हुई थी, वो प्रॉपर उसको अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। तो अगर परीक्षा में पूछ ले कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री व्यापारिक फैक्ट्री, तो वो सूरत में थी 1608 में। और अगर वैधानिक रूप से अनुमति प्राप्त व्यापारिक कोठी की अगर बात करें तो ये मुसलीपट्टनम में थी, जो 1611 में स्थापित हुई थी। इसके अलावा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पेगोड़ा वार्षिक टैक्स के बदले में अंग्रेजों को एक अनुमति पत्र प्रदान किया, जिसको सुनहला फरमान कहते हैं। और 500 पेगोड़ा वार्षिक भुगतान करने के बाद उनको अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति दे दी और एकाधिकार दे दिया गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नाम का एक अंग्रेज आता है और चंद्रगिरी के राजा, जिनका नाम दरमेला वेंकटप्पा था, उनसे मद्रास लीज पे लेता है, पट्टे पर ले लेता है मद्रास को। और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसको वाइट टाउन भी बोलते हैं, ये एक किला बनाता है वहाँ पे। 1641 की बात है ये, 1641 ईस्वी में। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, ये भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पहला किला है। और इस प्रकार जो फ्रांसिस डे है, उसको मद्रास का संस्थापक माना जाता है। परीक्षा में पूछ ले कि मद्रास का संस्थापक कौन है, तो फ्रांसिस डे, क्योंकि इसने फोर्ट सेंट जॉर्ज का नामक किला बनाया था और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करी थी इसने। इसके बाद 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर आता है, बोटन, और बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा। उसके हरम में एक महिला का उपचार किया उसने, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर बोटन ने। तो इससे खुश होकर जो बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा, उसने 1651 में एक फरमान जारी किया, जिसको निशान बोलते हैं। और इसके माध्यम से अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले में बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया। फिर 1661 में चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा की। इन दोनों का विवाह होता है। तो पुर्तगाली जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं, उनको बम्बई दहेज में दे देते हैं। जो आज का मुंबई है, उसको उस टाइम पे बम्बई बोला जाता है। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये जो बम्बई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया है। इसके बाद बम्बई के गवर्नर के रूप में गेराल्ड ओंगियार आता है। ये मुंबई का दूसरा गवर्नर है, जो 1669 से 1677 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में रहता है। और उस समय ये बम्बई नगर की स्थापना करता है। यहाँ पर बंदरगाह और टकसाल वगैरह ये स्थापित करता है और बम्बई की किलेबंदी करवाता है। तो इस तरह से गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक कहा गया है। बम्बई मतलब आज का मुंबई। और पहला अगर गवर्नर की बात करेंगे मुंबई की, तो जॉर्ज ऑक्सीडेंट पहला गवर्नर था मुंबई का। हालांकि इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, मुंबई के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक, ये बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में आते हैं। और 1691 में सुतनाती, इस जगह पर अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और 1698-99 में बंगाल का जो सूबेदार था अजीमुल शान, उसकी अनुमति के बाद कंपनी ने इब्राहिम खान, ये वहाँ का जमींदार था, उससे 1200 रुपये में सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकाता, जिसको कलकत्ता बोलते हैं, पहले उसको कालीकाता गांव था वो, उसकी जमींदारी खरीद ली अंग्रेजों ने, तीनों गांवों की। और इन तीनों गांवों को मिलाकर 1699 ईस्वी में जॉब चारनॉक ने
जो आधुनिक कलकत्ता है उसकी नींव डाली थी, और वहाँ पर फोर्ट विलियम किला बनाया था। ये फोर्ट विलियम जो ब्रिटेन का सम्राट था विलियम तृतीय उसके नाम पर बनाया गया था। और 1700 ईस्वी में सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट बना, और इसके बाद इसी समय जो बंगाल था, कलकत्ता जिसको बोलते थे, उसको मद्रास प्रेसिडेंसी से एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया। अब तक ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था। और ये जो कलकत्ता है ये फिर बाद में कंपनी का मुख्यालय भी बना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1694 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, और जो ब्रिटेन के जितने भी नागरिक थे, जितनी भी ब्रिटेन की प्रजा थी, उन सबको भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब तक क्या था, एकाधिकार था। और इस समय 1698 में, 1694 में सबको अधिकार मिल गया सभी नागरिकों को, तो 1698 में एक और कंपनी बनती है अंग्रेजों की, जनरल सोसाइटी संसदीय अधिनियम बनता है इस समय, और इसके माध्यम से एक कंपनी और बनती है, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट नाम से। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंपटीटर कंपनी बन गई। और ये जो नई कंपनी बनी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट, अब इसको भी व्यापार करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पहले से अपनी जड़ें जमा ली थी भारत में, और इधर मुगल दरबार में आकर, क्योंकि वो तो शासकीय सरकारी हैसियत से भारत आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी छूट प्राप्त कर ली थी। तो जो नई कंपनी आई थी, इस नई कंपनी ने भी व्यापार के लिए अपने कुछ विशेषाधिकार की मांग करने के लिए अपने दूत को या अपने प्रतिनिधि को मुगल दरबार में भेजा। और इस समय जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था। तो औरंगजेब के दरबार में विलियम नॉरिस को भेजा, और ये विलियम नॉरिस उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था विलियम तृतीय उसके दूत के रूप में आया भारत। और औरंगजेब के दरबार में आकर जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट थी, इसके लिए कुछ व्यापारिक विशेषाधिकार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। फिर 1702 ईस्वी में एक चार्टर ऑफ यूनियन एक्ट आया, और इसके माध्यम से क्या कि जो दोनों कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट, इन दोनों कंपनियों को विलय करने का निर्णय लिया गया। और 1708-9 में इसको विलय कर दिया, और जो संयुक्त कंपनी थी इसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये इस कंपनी का नया नाम था, जो 1708 में नया नाम मिला इसको। और ये जो कंपनियां संगठित हुई, दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई। इस काम में एक गोडोल्फिन नाम का व्यक्ति था। इस गोडोल्फिन के प्रयास के कारण इन दोनों कंपनियों को मर्ज किया गया, इसलिए जो समझौता हुआ था दोनों कंपनियों को मिलाने का, इसको गोडोल्फिन समझौता कहा गया। एक शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी होता है, फरमान जिसको बोलते हैं, ये मुगल शासक फर्रुखसियार ने जारी किया था दस्तक। तो जब 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन, ये अंग्रेज था जॉन सुरमन, इसके नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था, और उस समय मुगल बादशाह फर्रुखसियार था, उनसे मुलाकात करी। और इस दूत मंडल में भी एक डॉक्टर आता है विलियम हैमिल्टन। ये डॉक्टर विलियम हैमिल्टन फर्रुखसियार को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिला देता है। मतलब कि ये जो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन है, ये फर्रुखसियार की एक बीमारी का इलाज कर देता है। तो इससे फर्रुखसियार खुश हो जाता है, और फर्रुखसियार 1917 में एक फरमान जारी करता है जिसको दस्तक कहा जाता है, और बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाता है। बंगाल में आपको जितना भी व्यापार करना है उसमें आपको कोई सीमा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। और कंपनी ने जो मुंबई में टकसाल स्थापित करी थी, उसमें जो सिक्के ढाले जाते थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में उनको चलाने की अनुमति दे दी गई। और अगर आप 10,000 रुपये वार्षिक कर अदा करते हैं, कौन, कंपनी, तो सूरत में जितना भी कंपनी का आयात निर्यात था वो शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा। तो 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को सूरत में जितना भी आयात निर्यात था वो शुल्क मुक्त कर दिया गया। और कलकत्ता में 38 गांव की जमीन खरीदने की भी अनुमति फर्रुखसियार ने इस समय दे दी। कब? 1717 ईस्वी में। और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। जो एशिया में मुक्त व्यापार करते थे, जो अंग्रेज कंपनी के अलावा जो मुक्त व्यापार करते थे, उनको इंटरलोपर कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंटरलोपर क्या है, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, इनको इंटरलोपर कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द और आता है, कंसल्टेशन। तो जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो व्यापार होता है, जितना भी कारोबार होता है, उसको कंसल्टेशन कहा जाता था। तो इन दोनों शब्दों का भी ध्यान रखना कि कंसल्टेशन क्या है और इंटरलोपर क्या है। इसके अलावा एक स्विस लेखक है, स्विट्जरलैंड के निवासी लैंड स्टोन, उन्होंने भारत की समृद्धि के बारे में लिखा है कि भारत जाने के अनेक रास्ते और अनेक माध्यम है, लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है कि जो ये चमत्कारिक और आकर्षक देश जो है भारत, यहाँ पहुंचकर धन प्राप्त करना।
धन संपदा से समृद्ध है, भरपूर है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो ये लैंड स्टोन ने भी लिखा है कि सबका एक ही उद्देश्य है कि धन संपदा से परिपूर्ण भारत पहुंचना। तो ये था अंग्रेजों का भारत में कैसे आगमन हुआ, अंग्रेज व्यापारियों का कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में बेसिक जानकारी। आगे हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह की संधियाँ करी, इनकी पॉलिसियाँ क्या रही, ये हम आगे के चैप्टरों में पढ़ते रहेंगे। ये एक साधारण परिचय था कि अंग्रेज इस व्यापारी भारत में कैसे आए, किस रूप में आए, किस तरह से उन्हें अनुमतियाँ प्राप्त हुई। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।